Assalamu alaikum warahmatullah. Hi, I am Parvez Ahmad. The subject concern SST of International Islamic School, Handwara. The syllabus which we read in the term first of class 8th SST, the first chapter which we read in this class is Rebellion of 1857, First War of Independence. The topics we cover in this chapter: how revolts originate and separate, British policies and reaction of people, changes in the colonial rule after 1857, use of vernacular and British accounts to understand the rebellion. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का कि ये रिवोल्ट ओरिजिनेट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और ये सेपरेट कैसे हुआ, ये कैसे फैला। तो पहले इसका हमें पहले बैकग्राउंड जानना है कि रिवोल्ट क्या था, ये रिवोल्ट कैसे आया, ये रिवोल्ट कैसे शुरू हुआ, ये 1857 की बगावत कैसे शुरू हो गई थी। तो पहले हमें ये जानना है कि जो यहाँ पे इंडिया में 1600 एडी में ब्रिटिशर्स आए थे, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे तिजारत करने के लिए आए थे 1600 एडी में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे अपना तिजारत करते करते वो अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहे थे, वो अपनी पॉलिसीज़ वो स्टार्ट कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जब वो पॉलिसी स्टार्ट करते करते वो यहाँ पे पहले एज अ मर्चेंट आए थे, उन्होंने यहाँ पे वो कपड़े वो बेचते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सेटलमेंट किया यहाँ पे। तो जो सेटलमेंट किया है उस सेटलमेंट में पहली जो बैटल हो गई थी, वो बैटल हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी के नाम से हो गई थी, जो 23 जून 1757 में हुई थी। तो अगर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो नियर अबाउट 100 साल होते हैं, उसके बाद 100 साल के बाद फिर से इंडिया में रिवोल्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी था, जो फर्स्ट बैटल था वो था बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। जो ये 100 साल था, ये 100 साल ड्यूरेशन कहाँ से आता था, ये आता था ड्यूरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1757 टू 1858 में ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हम 1800 रिवोल्ट ऑफ 1857 या वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहते हैं, या इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। तो ये क्या था, ये ख़त्म हुई थी 1858 में। इसमें क्या था, इसमें नो डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, इसमें ब्रिटिश वालों ने इसमें जो डायरेक्ट रूल ब्रिटिश का था वो इसमें नहीं था। इन्होंने डायरेक्ट रूल यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया था, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश नहीं किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता पहले वो क्या कहते थे, वो यहाँ पे एज ए मर्चेंट्स आए थे, उनने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना यहाँ पे कब्जा जमाया। ब्रिटिश रूलड ओवर इंडिया एज द कंपनी नेम्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। ब्रिटिश वालों ने जो यहाँ पे रूल स्टार्ट किया था, वो एक नाम पे उन्होंने, एक कंपनी के नाम पे उन्होंने, जैसे मैंने पहले ही बोला, वो मर्चेंट्स यहाँ पे आए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी कंपनी यहाँ पे खड़ा की थी। तो उस कंपनी जब वो उन्होंने कंपनी यहाँ पे खड़ा की, उसी कंपनी के नाम से ही उन्होंने फिर क्या, उन्होंने एक यहाँ पे एक कंपनी स्टार्ट की है, जिस कंपनी का नाम उन्होंने रखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया एस्टैब्लिश स्ट्रांग कॉलोनियल फुटिंग इन इंडिया। इन्होंने अपनी अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना जब कब्ज़ा जमाया, वो कॉलोनीज़ यहाँ पे स्टार्ट किए उन्होंने, वो कॉलोनीज़ बनाने लगे। जब वो कॉलोनीज़ बनाने लगे तो उनको आसानी हुई थी, उनको आसानी होती थी कि इंग्लिश से जो भी यहाँ पे वो ट्रेड करते थे, चाहे वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स देते थे या वहाँ ब्रिटिश से कोई प्रिपेयर करके वो चीज़ यहाँ पे लाते थे, यहाँ पे बेचते थे। तो उनको क्या हुआ था, उन्होंने अपनी कॉलोनीज़, पहले उन्होंने अपनी यहाँ पे कॉलोनीज़ शुरू की थी, उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ लगाई यहाँ पे। exploited to rule of BEIC in 100 years found reaction of various revolts। तो जो उन्होंने उनका जो एक्सप्लॉयटेड टू रूल था, जो एक्सप्लॉयट करते थे यहाँ के लोगों को,
100 साल के बाद एक यही रिएक्शन आया कि इसका यही हमें पता चलता है कि एक 100 साल के बाद, पूरे 100 साल के बाद यहाँ पे ये इंडिया वालों को अब समझ आने लगा कि अब ये जो अंग्रेज़ यहाँ पे आए हैं, ये यहाँ पे अब पूरे सेटल हो गए हैं। इन्होंने अब यहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ खड़ा कर दी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बगावत शुरू कर दी, यानी इंडिया वालों ने बगावत शुरू कर दी अंग्रेज़ों के खिलाफ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़। जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थे, जो ये रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका यही नतीजा हुआ कि जो अंग्रेज़ यहाँ पे एक्सप्लॉयट करते थे आम इंसान को, जो अंग्रेज़ यहाँ पे एक्सप्लॉयट पॉलिसीज़ बनाते थे आम इंसान के खिलाफ, तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अब अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, क्या क्या था ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एंशंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 आता है, ये मॉडर्न हिस्से में आता है, ये मेडिवल हिस्से में नहीं आता है। इन्होंने क्या किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बहुत सारे इवेंट हो गए थे इसमें, बहुत सारे वाक़ात पेश आ गए थे इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। शुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये क्या चाहते थे, इस रिवोल्ट में क्या चाहते थे, ये यही चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो शुक हो जाए, वो डाउन हो जाए, उनकी ग्रेड डाउन हो जाए, क्योंकि ये वो हमारे ही कंट्री में हम पे ही रूल करना चाहते हैं। फेस ऑफ अडॉप्टेड द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ BEIC। जो अब शुरू हुआ, एक्सप्लॉयटेशन जो शुरू हुई हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, अब वो लोगों को सताने लगे, अब वो लोगों को तंग करने लगे, तो वो अब फेस ऑफ ही होना चाहता था। पार्ट्स ऑक्यूपाइड नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो ये रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। ये याद रखना आप कि ये पूरे हिंदुस्तान में, रिवोल्ट ऑफ 1857 पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, ये कुछ पार्ट्स में हो गया था, जैसे नॉर्दर्न था, सेंट्रल था, ईस्टर्न था, वेस्टर्न था, कुछ कुछ पार्ट्स में ये स्टार्ट हुआ था। जैसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट आता है, जैसे दिल्ली आता है, दिल्ली इसमें आती है। कैटरीज कंटेनड फैट ऑफ काउ एंड पिग रूमेयर्स। एक अफवाह फैली कि जो अंग्रेज़ है, जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट है, जो अंग्रेज़ हुकूमत है, जो अंग्रेज़ों ने अब यहाँ पे हुकूमत चलाना शुरू कर दिया, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी फ़ौज में क्या, कौन सी फ़ौज भर्ती कर दी थी, इंडिया की सिपाहीज़ भर्ती कर दी थी, उन्होंने इंडिया की सिपाहीज़ भर्ती कर दी थी। अब ये एक अफवाह फैली कि कैटरीज जो चर्बी है काऊ और पिग की, वो बंदूकों में, वो जो वेपनरी सिस्टम था, उस वेपनरी सिस्टम में वो लगाते हैं। तो फिर ऑलरेडी आपको पता है कि जो काव है, ऑलरेडी जो काव है वो हिंदूज इसको माता मानते हैं, और जो पिग है वो हम मुसलमानों के मज़हब के ख़िलाफ़ था। तो उसी के कैटरेजेस, उसी की वो चर्बी वो उन बंदूकों में डालते हैं और उन इंडियन सिपाहीज़ को देते हैं, जो इंडियन सिपाही इसमें भर्ती हो गए थे। बिगैन विद म्यूटनी ऑफ सिपाहीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 10 मई इन मीरठ। जो ये म्यूटनी, जो बगावत कहते हैं, जो ये रिवोल्ट हुआ, जो ये म्यूटनी हुई सिपाहीज़ के ख़िलाफ़, सिपाहीज़ ने स्टार्ट की है इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, 10 मई मेरठ में किया था। तो इससे पहले 8 मई को मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया। ये भी एक आउटब्रेक, जो आउटब्रेक का रिवोल्ट था, उसमें क्या 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 खबर आ गई थी, इसमें खबर यही आ गई थी कि जो मंगल पांडे है उसको हैंग किया गया, उस मंगल पांडे को हैंग किया गया। अच्छा, और क्या डिमांड थी उनकी, और भी डिमांड थी उनकी कि जो यहाँ पे प्रिजनर्स है, स्लाइटर्ड ऑफ द ऑफिसर्स रेज्ड फ्लैग एंड किल्ड सिमोन फ्रेशर, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ दिल्ली। जो ये प्रिजनर्स थे वो ये डिमांड करते, इंडिया वाले अब डिमांड करते थे कि हमें प्रिजनर्स को छोड़ा जाए, इनको बेदर्दी से, हमारे ऑफिसर्स को बेदर्दी से ना मारा जाए, हमारी फ़ौज को ना मारा जाए। जो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ ऑलरेडी
आगे भी देखोगे फिर जब ये रिवोल्ट हम पढ़ेंगे, फिर जो इनके काज है, काज में हम फिर पॉलिटिकल एजेंट ऑफ दिल्ली हम देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने फिर क्या किया, तो डॉक्टर अब्राहम्स में क्या किया वो हमें फिर पता चलेगा वहीं पे। तो हुआ क्या, 10 मई 1857 में क्या होता है, 10 मई 1857 में सिपाही जो मीरठ के रहने वाले थे वो रिफ्यूज़ करते थे इनफील्ड राइफल्स को, एंड रिवोल्टेड, वो रिवोल्ट स्टार्ट करते थे अंग्रेज़ के खिलाफ, क्योंकि वो इनफील्ड राइफल्स वो ये नहीं चाहते थे कि जो जो उनको राइफल्स दिए जाते थे उसमें कैटरेज लगाए जाते थे, वो उसके खिलाफ थे। द म्यूटिनी सेपरेट थ्रू आउट उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में भी फैला, ये उत्तर प्रदेश में भी फैला, और जो सिपाहीज थे वो उन्होंने अब मूव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अब मूव कहाँ से करना शुरू कर दिया, उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया फ्राम दिल्ली की तरफ, उन्होंने अब मूव करना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ। अब उन्होंने वो शुरू कर दिया अपना जो प्रोटेस्ट था वो अब शुरू कर दिया। एट दिल्ली बहादुर शाह सेकंड, उस टाइम बहादुर शाह सेकंड दिल्ली का जो था उसको क्या कर दिया गया, यानी 11 मई को प्रोक्लेम हुआ बहादुर शाह जफ़र उसको लीडर बनाया जाए, यानी बहादुर शाह जफ़र को ही लीडर बनाया जाए, वही ये जो रिवोल्ट है वही लड़ेगा, ये रिवोल्ट वही लड़ेगा। उसको डिक्लेयर किया उस टाइम उन्होंने शहनशाही हिंदुस्तान, उसको अब जो बहादुर शाह जफ़र है उसको शहनशाही हिंदुस्तान उन्होंने नाम दिया, शहनशाही हिंदुस्तान। तो उसके बाद क्या हुआ, यानी जो ये रिवोल्ट था ये ट्रांसफार्म हुआ लेजिटिमेट म्यूटी इंटू रिवोल्ट, यानी एक बगावत से ये एक जंग में, एक वार में ये अब शुरू हो गया था। एंड मास्टर्स पार्टिसिपेटेड, जो लोग थे उन्होंने अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, वो भी आने लगे, लोग आने लगे, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझ आने लगा कि जो ये रिवोल्ट है ये हमारे लिए है। इसमें ज़्यादा इसमें जो पीजेंट्स तबका था, जो गरीब तबके थे, जो जो स्मॉल ज़मींदार थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, उन्होंने अब स्टार्ट कर दिया ये रिवोल्ट। और जो ऑलरेडी फौज था, जो सिपाहीज थे वो भी इनके खिलाफ हो गए, बगावत करना शुरू कर दिया। जो ये पीरियड था, ये पीरियड बराबर यानी नियर अबाउट 1 साल चला, यानी 10/5/1857 टू 26/1858 तक ये चला। जो ये वार था, जो ये रिवोल्ट था, वीडी सावरकर इंडिया का ही था, उसने इस जो अंग्रेज़ इसको सिपाही मिटनी कहते थे, रिवोल्ट ऑफ 1857 को, इसने इसका दूसरा नाम दिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो आज़ादी का जंग है, ये पहला जंग है, आज़ादी का पहला जंग है। तो उसके बाद हमें ये भी देखना है कि कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे और कुछ लीडर्स थे इसमें, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जहाँ जहाँ से लोग आते थे, कहाँ कहाँ से लोग आते थे, क्यों पार्टिसिपेट किया। जैसे बारकपुर था, मंगल पांडे, जैसे झांसी थी रानी लक्ष्मीबाई, जैसे लखनऊ था बेगम हज़रत महल थी, कानपुर था नाना साहेब था, बरेली थी खान बहादुर खान था, यानी बिहार था, बिहार से कन्वर सिंह था, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि वो क्या था, वो उसको शहनशाही हिंदुस्तान कहा गया था। उसके बाद काजेज़ पे आते हैं। उसके बाद हम काजेज़ पढ़ेंगे। तो काजेज़ में पहले आपको याद रखना है कि जो पहला काज था वो मिलिट्री काज, यानी उसमें क्या किया गया, यूज़ ऑफ कैटरेज, ऑलरेडी बोला गया कि यूज़ ऑफ कैटरेज इसमें इस्तेमाल किया गया। ओवरसीज़ डेवलपमेंट, यानी जो समंदरी रास्ते थे उसमें जो फ़ौज आता था हिंदुस्तान का, उसका भी उसमें बहुत ही बड़ा पार्ट रहता था। डिस्क्रिमिनेशन एमंग इंडियन एंड ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, जो इंडियन आर्मी थी, उसमें उन दोनों में डिस्क्रिमिनेट किया गया। जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको सैलरी कम दिया जाता था, उनको उनकी जो रैंक थी वो सुबेदार से आगे नहीं लिया जाता था, उनको रेसिली इंसल्ट किया जाता था। वो सब चीज़ें इसमें इस डिस्क्रिमिनेशन में आता है, मिलिट्री काज के डिस्क्रिमिनेशन में आता है। पॉलिटिकल काजेज़, पॉलिटिकल काज में क्या हुआ, पॉलिटिकल काज में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था
पॉलिटिकल काज में लॉर्ड डलहौजी ने एक लैप्स एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था रखना लैप्स। उसने क्या कहा, उसने इसमें यही कहा, ही सेड इफ़ किंग डाइज, उसने कहा कि अगर बादशाह मरता है और उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं होता है, जो किंगडम है उसका कोई वारिस नहीं हो, वो जो किंगडम है वो ऑटोमेटिक ब्रिटिश में तब्दील हो जाएगा, यानी वो ब्रिटिश वालों को दिया जाएगा। जैसे नाना साहिब था, नाना साहिब जो था, नाना साहिब जो उसका अडॉप्टेड सन था, उसने एक अडॉप्टेड सन लिया था बाजीराव। तो बाजीराव उसका अडॉप्टेड सन था, उसको वो नहीं माना गया कि वो ये आपका सन है। तो जैसे लक्ष्मीबाई, उसको कोई अडॉप्टेड सन रखने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस वो डॉक्टर एप्लैप्स में बोला था लॉर्ड डलहौजी ने कि जो गवर्नर जनरल थी उस टाइम, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। रिजर्वेशन ऑफ हाई प्रोफाइल जॉब फॉर इंग्लिशमैन, जो इंग्लिशमैन के लिए था उनके लिए रिजर्वेशन, हाई प्रोफाइल जॉब के लिए रिजर्वेशन थी। उन वो छोटे जॉब उनको नहीं दिए जाते थे, उनको हाई जॉब दिए जाते थे, हाई मॉरल उनको दिया जाता था। तो इसके बाद इकॉनमिक काज आता है। इकॉनमिकल काज में आपको ये याद रखना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था। ड्रेन ऑफ वेल्थ ने दिया था, दादा भाई नेहरू जी ने दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थेरी। उसने ड्रेन ऑफ वेल्थ थेरी में यही बोला कि जो भी अंग्रेज़ यहाँ पे आते हैं वो यहाँ के पैसे चुरा के ले जाते हैं, वो यहाँ के पैसे ले जाते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थेरी में। हाई टैक्सेशन ऑन पीजेंट्स पे बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगाए जाते थे, उनको हैवी टैक्सेशन लगाए जाते थे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ उनको लगाए जाते थे, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, उनको जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था वो तबाह कर दिया गया था। जो वो पेजेंट्स थे वो गरीब हो गए थे, उनके वो पेजेंट्स गरीब हो गए थे। वो आर्टिजन्स एंड स्मॉल जमींदार्स, जो आर्टिजन्स थे, स्मॉल जमींदार्स थे, उनकी वो डिस्ट्रक्शन हो गई थी, उनकी डिस्ट्रक्शन तबाही कर दी है उन अंग्रेज़ों ने। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आहिस्ता आहिस्ता अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, एम्प्लॉयमेंट कम कर दिया गया, श्रंक कर दिया गया उनको। ज़िम्मेदार राइट्स टेकन, उनका हक छीना, ज़िम्मेदारों को अपना हक छीना, उनका हक छीना गया। सोशल काज, उसके बाद सोशल काज सोशल काज में क्या हुआ था, सोशल काज में यही हुआ था कि कुछ रिफार्मर्स आए थे, जैसे सती अबॉलिश हुआ था, यानी सती सिस्टम जो था अबॉलिश हुआ था। विडोर मैरिज एक्ट लाया गया था 1856 में। चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड इसमें लगाया गया था। जो विडोज थे, जो एबॉलिश ऑफ सती था, या जो स्कूल्स थे गर्ल्स के लिए, उनका वो हिंदुस्तान वाले वो बोलते थे कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। उनने बोला कि नहीं, अब ये तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल यहाँ पे हम खोलेंगे, इनके लिए, बच्चों के लिए क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स खोलेंगे। स्कूल्स फॉर गर्ल्स उन्होंने खोले हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स खोले हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ये सोशल काज था इसमें ये चीज़ें आती हैं। तो रिलीजियस काज में जो हिंदूज़ थे, हिंदूज़ और मुस्लिम्स, उनको क्या किया गया था, उनको ज़बरदस्ती उनको फोर्स किया जाता था कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, आप क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करो। तो ये था आज का टॉपिक। इसके बाद हम फेलिवर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कैसे इम्पैक्ट कैसे पड़ा इस पे, इस रिवोल्ट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा।